हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। बैक्टीरियल क्रोमोसोम हमने पढ़ लिया है, वायरल भी पढ़ लिया है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम ये ट्रू क्रोमोसोम होता है, ठीक है। मतलब बाकी जो हमने क्रोमोसोम्स पढ़े वो क्या थे, उतने वेल डिफाइंड नहीं थे और वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है इसको हम ट्रू क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं क्योंकि वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज होता है। तो यूकैरियोट्स में दो टाइप के क्रोमोसोम मिल सकते हैं, ठीक है। जो हेरिडिटी मटेरियल होता है यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो दो जगह रहती है, एक तो न्यूक्लियस में रहती है और दूसरा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स में रहती है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्यों बोलते हैं हम इन्हें, क्योंकि आपको पता है आपने जब सेल पढ़ा होगा, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने उसमें उसके ऑर्गेनेल्स भी पढ़े होंगे, जैसे गोल्गी बॉडीज़ हो गई, वैक्यूल्स हो गई, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब। उसी में से दो ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं सेल में जो कि सेमी ऑटोनोमस होते हैं। सेमी ऑटोनोमस इसलिए कहते हैं उन्हें क्योंकि उनका एक तो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ओके, यानी उनमें अपना डीएनए होता है, और दूसरा कि उनमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आपको दिए रहेंगे ऑप्शंस, इसमें से कौन कौन से हैं। तो दो हैं, एक है प्लास्टिड्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं मिलते हैं, और दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होते हैं ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकें। तो यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है एक तो न्यूक्लियस में पाया जाता है और दूसरा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स में। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स मैंने बताया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, क्योंकि इनका अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम्स हैं। अच्छा, जो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है या आप जो हेरिडिटी मटेरियल पाया जाता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसीलिए उसमें जो क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रू या यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। जबकि जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स में जो हेरिडिटी मटेरियल है वो उतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था, तो उसी के जैसे रिजेंबल करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं, जो क्रोमोसोम्स हम उनको बोलेंगे ऑर्गेनेल प्रो क्रोमोसोम्स, करेक्ट। अब जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम, जो न्यूक्लियस में मिलता है ट्रू, उसको हमें पढ़ना है। वो कैसा होता है, जो यानी जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक, जैसे धागे होते हैं वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। मैंने आपको बताया था नेकेड डीएनए क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है, इसीलिए हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोल सकते हैं, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। क्या बोल सकते हैं, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि डीएनए के साथ जो प्रोटीन एसोसिएट होती है उसका नाम क्या होता है। अच्छा, जब आपने सेल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर ये सेल है तो ये न्यूक्लियस होता है, तो ये जितना भी जेनेटिक मटेरियल अंदर है, या ये आप कह सकते हो कि जो अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स ये सब पड़ा हुआ है, यानी जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो बाकी जो साइटोप्लाज्म होता है उससे न्यूक्लियर एनवेलप से वो सेपरेट होता है, ठीक है। वो उसको उससे न्यूक्लियर एनवेलप उससे अलग रखता है, एक्सेप्ट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सेल डिवीजन के टाइम पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाती है। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं
वो कब रेप्लिकेट करते हैं? जब आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी तो आपने उसमें वेरियस फेजेस पढ़े होंगे, इंटरफेज, फिर एम फेज में आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब पढ़ा होगा। तो जो एस फेज होती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, एस फेज होती है सेल साइकिल की। एस फेज किस का पार्ट है? इंटरफेज का पार्ट होता है। इंटरफेज आपने पढ़ी होगी, उसमें G1 फेज, फिर एस फेज और G2 फेज पढ़ी होंगी। तो आपसे ये पूछा जाता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कौन सी सेल साइकिल की फेज़ में वो रेप्लिकेट करते हैं। तो एस फेज ऑफ सेल साइकिल में क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं, 1 से 2 बनते हैं, ठीक है, अपनी जैसी वो कॉपीज़ बनाते हैं। तो इस जो भी पूरी सेल साइकिल होती है, आपने उसमें देखा होगा कि क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग दी सेल साइकिल वो वेरियस स्टेजेस जो स्टेजेस होती हैं सेल साइकिल की, उसमें वो डिफरेंट शेप्स और साइज़ वो उनका रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूँ, अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ, जो सेल साइकिल की होती है, तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर लॉन्ग थिन, किस फॉर्म में होते हैं वो? दे आर लॉन्ग थिन क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग थिन क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है? क्रोमेटिन फाइबर एक क्रोमोसोम की ही स्टेज है जब वो लंबे लंबे पतले पतले धागों के रूप में एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने एक नेटवर्क सा बना लिया है, तो इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन रेटिकुलम। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो क्रोमेटिन फाइबर्स क्या हैं? क्रोमोसोम का ही एक क्रोमोसोम ही है, लेकिन इनिशियल स्टेज में, ठीक है, जब वो कंडेंस नहीं हुए होते हैं। ये हो गए इंटरफेस में, यानी इंटरफेस में क्रोमोसोम्स कैसे मिलते हैं? हमें क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में मिलते हैं। प्रोफेज जब आती है सेल साइकिल की, तो वो क्रोमोमियर के फॉर्म में हमें मिलते हैं। क्रोमोनीमा, ठीक है, क्रोमोनीमा के फॉर्म में हमें मिलते हैं। क्रोमोनीमा सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है क्रोमोनीमेटा, ठीक है। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमा के फॉर्म में मिलते हैं, प्लूरल है इसका क्रोमोनीमेटा। ये क्या होता है? ये भी जो ये आपके क्रोमोनीमा है, ये भी क्या है? क्रोमोसोम का ही एक फेज़ है, ठीक है, क्रोमोसोम का ही ये फेज़ है। ये कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो लॉन्ग थिन फिलामेंटस, यानी थ्रेड लाइक, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, जो कि अर्ली प्रोफेज में हमें मिलता है। तो यानी प्रोफेज में क्रोमोसोम्स हमें क्रोमोनीमा के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। अभी क्रोमोनीमा को हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद मेटाफेज। बच्चों, मेटाफेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ है, ठीक है, क्रोमोसोम के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से विजिबल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, और आप उनको एक दूसरे से आप उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी आप उनको कर सकते हो कि ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इनके बेसिस पे आप क्रोमोसोम को इंडिविजुअली एक दूसरे से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। और इसी स्टेज में बच्चों क्या होता है कि अगर हम स्पेशल स्टेन्स यूज़ करें इनको कलर करने के लिए, जो हम बेसिक डाइज यूज़ करते हैं बेसिकली, जनरली जो ये स्टेन्स होते हैं ये बेसिक होते हैं,
तो आपको एक इनका डिस्टिंक्ट पैटर्न भी दिखेगा बेंडिंग का, ठीक है। इनका डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ बेंडिंग ये बहुत अच्छे से यहाँ पर रिवील होता है। और मैं अगर बात करूँ तो क्रोमोज़ोम का अगर एक शेप अगर हम कह सकें तो वो होते हैं रॉड शेप्ड, ठीक है। रॉड शेप्ड होते हैं क्योंकि ये स्टेन लेते हैं, प्रॉपर स्टेन लेते हैं। जब आप इनको स्पेशल स्टेन से आप इनको जो बेसिक डाइज होती हैं उनसे आप इनको इसका स्टेन करते हैं तो ये रॉड शेप्ड डार्क स्टेन्ड बॉडीज़ के फॉर्म में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो मेटाफेज, ये क्वेश्चन आता है कि मेटाफेज में कौन सी फेज़ में आप क्रोमोसोम को अच्छे से विजिबली आप देख सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये आएगा मेटाफेज अगर एमसीक्यू में आएगा। अगर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा तो मेटाफेज को अगर हटा दें और उसमें अगर लेट प्रोफेज लिखा होगा तो आप लेट प्रोफेज को टिक करेंगे, लेकिन अगर लेट प्रोफेज और मेटाफेज दोनों साथ में दिए होंगे क्वेश्चन में तो आपको मेटाफेज में ही टिक करना है। यहाँ जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, अब मेटाफेज को इसमें थोड़ा सा हम इसको मेटाफेज में जो क्रोमोसोम में मिलता है उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।